लालच वो बुरी बला है जो किसी इंसान के ऊपर यदि एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक अपने कदम को उठाने पर मजबूर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि कुछ और लोग भी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत उसके घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो उनको भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है आसाम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी शहर की। गुवाहाटी का एक थाना पड़ता है जुलकबारी। बात कर रहा हूँ मैं 5 फरवरी 2024 की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास की। दरअसल इसी जुलकबारी थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम प्रकाश थापा है और मैं रेडिसन ब्लू होटल से बोल रहा हूँ। दरअसल इसी होटल के कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। प्रकाश जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फ़ौरन ही अपनी टीम के साथ होटल में पहुंच जाती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 44 से 45 साल के आसपास है। उसकी डेड बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई किया होगा, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद अपराधी एक नहीं होंगे बल्कि एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस डेड बॉडी की नाक और मुंह से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। पुलिस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में होटल मैनेजर प्रकाश से पूछताछ करती है तो प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो उसके ठीक 10 मिनट पहले ही रिसेप्शन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया था कि आपके होटल के कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है, दरअसल उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाइए। जब मैंने चेक करने के लिए कमरे में आया तो मैंने इसको मृत अवस्था में पाया। पुलिस प्रकाश से पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। इस पर प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये व्यक्ति हमारे होटल का रेगुलर कस्टमर है, जिसका नाम है सुरेश कामले, जो महाराष्ट्र के पूना शहर का रहने वाला है, और सुरेश एक डायमंड और कार का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुरेश अपनी एक महिला मित्र के साथ इस कमरे को बुक किया था। प्रकाश जैसे ही महिला मित्र का नाम लेता है, पुलिस फिर से प्रकाश से पूछताछ करती है कि वो महिला कौन है और कहाँ है। इस पर प्रकाश पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन उसका नाम अंजलि शाह है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला की रहने वाली है। अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुरेश के घर वालों को भी देती है। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक 13 साल की बेटी है और एक छोटा भाई है, जिसका नाम है विशाल कामले। इधर विशाल को जैसे ही मालूम चल जाता है, पूना शहर से चलकर गुवाहाटी में पहुंच जाता है और फिर पुलिस विशाल की ही तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में शाम के लगभग 4 बजे के आसपास अंजलि एक व्यक्ति के साथ होटल से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में होटल मैनेजर प्रकाश से पूछताछ करती है तो प्रकाश कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारे ही होटल का कमरा नंबर 1024 बुक किया है। पुलिस जब जाकर रजिस्टर चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसका नाम विकास शाह है। विकास, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो खुद पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला का रहने वाला है। पुलिस जैसे ही दोनों को सीसीटीवी में देख लेती है, उसके बाद दोनों का मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर डाल देती है। दरअसल दोनों का मोबाइल नंबर ऑन ही नहीं था, बल्कि लोकेशन भी दिखा रहा था।
दोनों का लोकेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, दोनों का लोकेशन गुवाहाटी के एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस उस लोकेशन का पीछा करना शुरू करती है और गुवाहाटी एयरपोर्ट के रास्ते पर ही एक प्राइवेट टैक्सी में दोनों को अपनी हिरासत में लेकर शाम के लगभग 5 बजे के आसपास थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से सुरेश की हत्या के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर विकास और अंजलि दोनों ही बड़ी ही आसानी से अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करते हैं, बल्कि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सुरेश के घर वालों को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 1 साल पहले, जब सुरेश अपने बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब रेस्टोरेंट में जाता है, इसी रेस्टोरेंट में सुरेश अंजलि शाह को देखता है। दरअसल अंजलि इसी रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर है। सुरेश जब पहली बार अंजलि को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। उसके बाद सुरेश जब भी कोलकाता में अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता है, अक्सर इसी रेस्टोरेंट में जाता है और फिर अंजलि से बातचीत करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। जब बार बार रेस्टोरेंट में जाता है और अंजलि की तरफ देखता है तो अंजलि को भी ये समझते देर नहीं लगती है कि सुरेश उसको पसंद करने लगा है। हालांकि सुरेश और अंजलि की उम्र में काफ़ी फासला होता है, क्योंकि अंजलि उस रेस्टोरेंट की स्टोर मैनेजर थी। एक दिन जाकर सुरेश से बातचीत करती है। सुरेश और अंजलि जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब कहीं जाकर अंजलि को मालूम चलता है कि सुरेश एक डायमंड का और एक कार का बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है। अंजलि को जैसे ही मालूम चल जाता है कि सुरेश के पास अच्छा खासा पैसा है, अंजलि भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर सुरेश से दोस्ती कर लेती है। अंजलि और सुरेश के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, पहले तो दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार सुरेश और अंजलि के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सुरेश और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि सुरेश अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट भी ला कर देने लगता है, जिसे देखकर अंजलि भी अपना दिल खोलकर सुरेश के ऊपर अपना प्यार लुटाने लगती है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुरेश की पत्नी को कभी मालूम नहीं चलता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इस 1 साल के दौरान सुरेश और अंजलि कई बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, इधर अंजलि के जीवन में विकास शाह नाम के व्यक्ति की एंट्री होती है। विकास जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विकास और अंजलि की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन विकास और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो अंजलि सुरेश के बारे में विकास को कुछ भी नहीं बताती है, बल्कि समय निकालकर दोनों के साथ में मुलाकात करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन सुरेश को मालूम चल जाता है कि अंजलि का विकास के साथ में भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। सुरेश को जैसे ही अंजलि की सच्चाई मालूम चलती है, सुरेश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अंजलि को समझाते हुए कहता है कि तुम विकास को छोड़ दो। लेकिन अंजलि विकास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि सुरेश को जवाब देते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, बल्कि आज के बाद मैं तुमसे कभी मुलाकात भी नहीं करूँगी। अंजलि जैसे ही इस तरह का जवाब देती है, सुरेश काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सुरेश अंजलि के साथ शादी करने का फैसला कर चुका था। सुरेश अंजलि को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि सुरेश की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर सुरेश को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि अंजलि अब उसकी बात नहीं मानेगी, तो सुरेश अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल सुरेश और अंजलि जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो उस पल का कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो सुरेश अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। सुरेश उसी फ़ोटो और वीडियो को अंजलि को दिखाकर उसको धमकाने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये सारी फ़ोटो और वीडियो विकास को भेज दूंगा। हालांकि सुरेश जब अंजलि को इस तरह से धमकी देता है तो अंजलि उसकी धमकियों से भी नहीं डरती है।
इसीलिए एक दिन सुरेश वो सारा फ़ोटो और वीडियो विकास के नंबर पर भेज देता है। इधर विकास जब वो फ़ोटो और वीडियो को देखता है तो इस बारे में अंजलि से पूछताछ करता है। तो अंजलि भी विकास को सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि हाँ, सुरेश के साथ में मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ उसके बाद मैंने सुरेश से सारा रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बल्कि ये फ़ोटो और वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अंजलि जब इस तरह की बातें विकास से कहती है तो विकास भी अंजलि की बातों में आ जाता है, क्योंकि विकास भी अंजलि से इतना प्यार करने लगा था कि विकास अंजलि से शादी करने का फैसला कर चुका था। इसीलिए अंजलि और विकास दोनों बैठकर एक राय मशवरा करते हैं और आखिरकार एक हल निकालते हैं। विकास अंजलि को समझाते हुए कहता है कि तुम सुरेश को कोलकाता के किसी होटल में बुलाओ, एक मीटिंग रखो, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा और फिर बातचीत करके सुरेश का वो मोबाइल कैसे भी करके उससे छीन लेंगे। जब इस तरह का सुझाव देता है, इसी सुझाव को लेकर अंजलि एक दिन सुरेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे आखिरी बार मिलने के लिए कहती है। लेकिन कोलकाता में जब उसको मिलने के लिए बुलाती है, इधर सुरेश को भी अंजलि की बातों पर भरोसा नहीं होता है। सुरेश कहता है कि अगर वाकई में तुम मुझसे मिलना ही चाहती हो तो जहाँ पर मैं तुमको बुलाऊंगा तुमको वहाँ पर मिलने के लिए आना होगा। सुरेश कहता है कि मैं गुवाहाटी के एक होटल में कमरा बुक कर लेता हूँ, तुम वहीं पर मुझसे मिलने के लिए आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ में विकास नहीं होना चाहिए। जब ये सारी शर्तें अंजलि के सामने रखता है तो अंजलि ये सारी बातें विकास को बताती है। विकास उसे सुझाव देते हुए कहता है कि जहाँ पर वो तुमको बुला रहा है तुम वहीं पर मिलने के लिए जाओ, जिस होटल में वो कमरा बुक करेगा मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा। 5 फरवरी 2024 को इधर सुरेश जब रेडिसन ब्लू होटल में कमरा बुक कर लेता है, वहीं पर अंजलि को भी मिलने के लिए बुलाता है। अंजलि जब गुवाहाटी में पहुंचती है, सुरेश अंजलि को लेकर इसी होटल के कमरा नंबर 922 में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही होटल में पहुंचता है, इधर अंजलि इस बात की जानकारी विकास को दे देती है। विकास भी इसी रेडिसन ब्लू होटल में कमरा नंबर 1024 बुक कर लेता है। विकास भी उसी होटल के अंदर एंट्री कर जाता है। लेकिन अंजलि और सुरेश जब कमरे के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद सुरेश बाथरूम में चला जाता है। इधर अंजलि इस बात की जानकारी विकास को देती है, साथ ही साथ कमरे का दरवाज़ा भी खोल देती है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है, विकास एक बैग लेकर कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। दरअसल विकास ने अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने बैग में एक रस्सी और कुछ नींद की गोलियां लेकर गया था। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है, इधर सुरेश भी बाथरूम से बाहर निकल जाता है और अपने सामने विकास को देख लेता है। सुरेश जैसे ही अपने सामने विकास को देख लेता है, उससे बहस करने लगता है। उसके बाद विकास और सुरेश के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर अंजलि भी विकास का साथ देने लगती है। उसके बाद विकास और अंजलि दोनों मिलकर सुरेश की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि जिसकी वजह से सुरेश बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर सुरेश का मोबाइल ले लेते हैं और लगभग 3:45 बजे के आसपास होटल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों सीधा गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ताकि वहां से ट्रेन पकड़कर कोलकाता चले जाएं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तब मालूम चलता है कि उस वक्त गुवाहाटी से कोई भी ट्रेन कोलकाता के लिए नहीं है। इसीलिए इधर विकास अब रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करता है और वहां पर खबर करता है कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। विकास को लगता था कि शायद उस कमरे में सुरेश अभी भी बेहोशी की हालत में होगा, लेकिन इधर जैसे ही होटल मैनेजर प्रकाश थापा जब कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। वाकई में विकास और अंजलि जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस विशाल की तहरीर पर इन दोनों को अपनी हिरासत में लेती है और अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।